नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 4 का आज तीसरा दिन है, जहां पर हम बात कर रहे हैं तीसरे दिन के लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 में अब तक हमने 95 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। तो आइए, कुछ भी आगे बात करने से पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया था कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। दूसरा, गूदेदार पत्तियाँ, धसारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। तीसरा, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आपको बताना था कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस थे आपके पास: ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या डी 1, 2 केवल 1 और 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। अभी आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कथन नंबर 1 की, या मैंग्रोव वनों के बारे में हम लोग सीधा बात करते हैं। देखिए, मैंग्रोव वन जो है या खारे पानी में मिलते हैं। नॉर्मल भाषा में आप समझिए कि खारे पानी में मैंग्रोव वन मिलते हैं, या फिर अगर आपको शुद्धतम रूप में समझना हो तो मैंग्रोव जो वन होते हैं ये लवण सहिष्णु समुदाय के पादप होते हैं। ठीक है, लवण सहिष्णु पादप समुदायों के विविध समूहों में से एक समूह है मैंग्रोव वनों का, जो कि विश्व में, या फिर यूँ कहें कि पृथ्वी के अक्षांशों के रूप में अगर डिवाइड कर दे तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही मैंग्रोव वन उगते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से एक फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी मैंग्रोव वन आपको ठंडे स्थानों पर या फिर शीत कटिबंधों में देखने को नहीं मिलेंगे। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, और यह लवण सहिष्णु पादप है। ठीक है, यानी कि खारे पानी के पास ही आपको यह मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कथन के बारे में, जो कि मैंग्रोव वनों की विशेषता बताता है। तो देखिए, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनकी पत्तियां जो है वह गूदेदार होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एलोवेरा को ले लीजिए। एलोवेरा की पत्तियां जिस प्रकार से भरी हुई होती हैं और गूदेदार होती हैं, उसी प्रकार की पत्तियां जो है मैंग्रोव वनों के पेड़ों की होती हैं। इनके रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों के मध्य होते हैं। ठीक है, इनके रंध्र जो हैं वे अंदर की तरफ, पत्तियों में अंदर की तरफ, यानी कि सामान्यतः पत्तियों में रंध्र कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इनके रंध्र जो है वह पत्तियों के नीचे की तरफ, यानी कि धसे हुए रंध्र होते हैं। और दूसरी चीज़, वायवीय श्वसन जड़ें। ठीक है, देखिए, इनकी जो जड़ें होती है वह पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से हवा में निकली होती है, जिसके माध्यम से यह जो है सांस लेते हैं। उसके बाद दूसरी अन्य विशेषता है जरायुजता, जिसको वीवी पेरिटी या फिर वीवी पेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फूल होते हैं, या जो बीज होते हैं, सॉरी फूल कह रहा हूँ, जो बीज होते हैं इनका विकास जो है पेड़ों में ही हो जाता है। ठीक है, यह सभी मैंग्रोव वनों की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, गूदेदार पत्तियां होती हैं, धसे रंध्र होते हैं, वायवीय श्वसन जड़ें होती हैं इनकी, और साथ ही साथ जरायुजता होती है, जिसको कि बोला जाए, जरायुजता क्या होती है? तो यह होते हैं बीजों का विकास पेड़ों में ही हो जाता है। उसके बाद इनके अवस्तंभ मूल होते हैं। अब अवस्तंभ मूल क्या होता है? कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखिए, अवस्तंभ मूल क्या होता है? आपने सामान्यतः बरगद के पेड़ तो देखे ही होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके तनों से नीचे की तरफ लटकती हुई जड़ें होती हैं। ठीक है, और ये जड़ें मिट्टी के अंदर जा करके उस वृक्ष को सहारा देती हैं। तो यही होता है अवस्तंभ मूल। इस प्रकार की विशेषता आपको मैंग्रोव वनों में देखने को भी मिलती है। और सबसे अंत में है बट्रेस रूट्स। परेशान मत होइए, ये भी बिल्कुल कठिन नहीं है। आप फिर अपने बरगद के पेड़ पर चलिए। बरगद के पेड़ के नीचे आप देखेंगे जो मुख्य तना है उसके पास देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की चारों तरफ मोटी मोटी जड़ें उसके फैली रहती हैं। इसी को बोला जाता है बट्रेस रूट्स। ठीक है, आमतौर पर जो बट्रेस बूट्स वाली या फिर बट्रेस रूट्स की जो जड़ें होती हैं, बूट्स बोल रहा हूँ मैं, बट्रेस रूट्स जो जड़ें होती हैं आपको अल्प पोषित उष्णकटिबंधीय पेड़ों में दिखाई
देती हैं। यह भूमि के ऊपर मुख्य तने के समीप चारों तरफ निकलती हैं और यह जो है पेड़ों को भोजन आदि को उपलब्ध करवाती हैं और साथ ही साथ वृक्ष को सहारा भी देती हैं। ठीक है, यह तो हो गई मैंग्रोव वनों की बात। अब बात करते हैं जो कथन गलत है मैंग्रोव वनों के बारे में। तो देखिए, भारत में IFS, ठीक है, जो हमारा वन सर्वेक्षण होता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो भारत में मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल है वह है 4,975 वर्ग किलोमीटर और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, PB लिख दे रहा हूँ मैं। पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र है 42.5%। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत में मैंग्रोव वनों में स्थान आता है गुजरात का, और जहाँ पर इनका कुल क्षेत्र है 23.6% का। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्थान आता है ANN, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, जहाँ पर मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्र है 12.39% का। ठीक है, चलिए, उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और थोड़ा सा आप लोग लाइक वगैरह करते चलिएगा भाई, कर दिया करिए, और जो कमेंट में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके जवाब दिया करिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे PDF पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कर लो, ज़रूर कर लो, बहुत फ़ायदेमंद है। फीस इसीलिए बहुत कम रखी गई, मात्र 300 रुपये रखी गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और यह टेस्ट सीरीज काफ़ी काम आने वाली है आपकी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल और केवल टेस्ट सीरीज मत देखिएगा, अलग से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको सुमेलित करवाने के लिए दिया गया है। तो पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। एक तरफ है प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। ऑप्शन ए है कार्टेजना प्रोटोकॉल, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। B मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी। C मीना माता कन्वेंशन, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। D स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरकरी प्रदूषण। आपको इनको सुमेलित करना है और आपके पास ऑप्शन है A 2 3 1 4, B 2 3 4 1, C 1 4 2 3 या D 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B 2 3 4 1। कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है यह जैव सुरक्षा से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हुए चलते हैं, क्या पता आगे कब मिले हमको। देखिए, कार्टेजना प्रोटोकॉल के अंतर्गत LMO के सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तांतरण और उपयोग और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया गया है, ताकि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर ये प्रतिकूल प्रभाव ना डाल सकें। ठीक है, और यह लागू हुआ था, साइन हुआ था 29 जनवरी सन 2000 में। अभी बात करता हूँ मैं LMO के बारे में, ठीक है, निश्चिंत रहिए। 29 जनवरी 2000 को यह अपनाया गया था कार्टेजना प्रोटोकॉल, और लागू हुआ था यह 11 सितंबर 2003 से। ठीक है, 11 सितंबर 2003 से कार्टेजना प्रोटोकॉल लागू है, जो कि बायोसेफ्टी से संबंधित है। और किसके लिए? तो LMO यानी कि सजीव संशोधित जीवों या फिर लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं इसे, ऑर्गेनिज्म से संबंधित है यह कार्टेजना प्रोटोकॉल। इनके हस्तांतरण, इनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया जाता है। 29 जनवरी 2003 से इसे अपनाया गया था और 11 सितंबर 2003 से कार्टेजना प्रोटोकॉल लागू है। बात करते हैं नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षयकारी पदार्थों से। ठीक है, कब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया, अपनाया गया था? तो वर्ष 1987 में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। एग्जैक्ट डेट है 15 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है, यह प्रोटोकॉल है जिस पर संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 देशों के हस्ताक्षर हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 26 अगस्त 1989 से लागू किया गया। ठीक है, यह प्रभाव में आया था 26 अगस्त 1989 से। इसको अपनाया गया था 15 सितंबर 1987 को। किसको? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, जो कि सबसे अधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थों के, क्या कहते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को उपयोग और उपभोग को नियंत्रित करने से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अगले ऑप्शन की, मीना माता कन्वेंशन के बारे में, जो कि मरकरी प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, मीना माता कन्वेंशन को कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 16 अगस्त 2000, ज़्यादा देर नहीं हुआ, मीना माता कन्वेंशन को 16 अगस्त 2017 को लागू किया गया था। इसके तहत कुछ प्रमुख प्रावधान है वह जान लीजिए। देखिए, पहला तो यह कि पारे के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा। दूसरा, वायुमंडल, भूमि और पानी में पारे के उत्सर्जन पर कंट्रोल किया जाएगा या फिर नियंत्रण किया जाएगा। और तीसरा होता है कि छोटे पैमानों पर जो सोने यानी गोल्ड की जो माइनिंग होती है वहाँ पर जो पारे का उपयोग किया जाता है उसको भी कम किया जाएगा या फिर रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, या शुद्ध हिंदी में बोले तो विनियमित किया जाएगा। ठीक है, कब लागू हुआ था मीना माता कन्वेंशन? तो 16 अगस्त 2017 को, और यह संबंधित है मरकरी प्रदूषण से। ठीक है, पारे पर मीना माता कन्वेंशन। ठीक है, पारा भी बोलते हैं, ठीक, मरकरी को ही पारा बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक को इनको बोलते हैं प्री रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। यहाँ देखिए POPs बोलते हैं। ठीक है, POPs बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन को। ठीक है, यह कब से लागू हुआ था? तो 17 मई 2004 से इसको लागू किया गया था। इसके तहत क्या था? तो पर्यावरण में रहने वाले हानिकारक रसायनों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण हेतु यह जो है एक वैश्विक संधि है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, जाइलम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, फ्लोएम जल व खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। नीचे कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। वास्तव में इन्होंने उल्टा दे दिया है। जाइलम का काम होता है पौधों में जल व खनिजों के परिवहन करना, वहीं फ्लोएम का काम होता है पौधों में भोजन के परिवहन को सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। कुछ इसमें ऐसा था नहीं ना समझने समझाने लायक। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक भाले द्वारा तय की गई दूरी पर क्षैतिज परास, एक भाले द्वारा तय की गई दूरी का क्षैतिज परास निर्भर करता है ए केवल आरंभिक चाल पर, बी आरंभिक चाल और उन्नयन कोण पर, सी केवल उन्नयन कोण पर, या डी आरंभिक चाल, उन्नयन कोण और भाले के द्रव्यमान पर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया गया है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि 45 डिग्री के कोण से और पूरी स्पीड के साथ, मतलब आरंभिक चाल यानी कि यू के साथ अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो वह कितना दूर जाएगा और उसका क्षैतिज परास कितना बनेगा, यह पता किया जा सकता है, या फिर यह इसी पर निर्भर करेगा कि इसकी आरंभिक चाल यानी कि यू कितनी थी और इसका उन्नयन कोण कितना था। 45 डिग्री पर यह सबसे दूर जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMAYG, ठीक है, -G। तो अब जानते रहिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष तक सभी के लिए आवास की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है? हाउसिंग फॉर ऑल, ए 2020, बी 2022, सी 2024, या डी 2026। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है सभी के लिए आवास यानी या फिर हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है उसमें वर्ष 2022 तक का। ठीक है, हालांकि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी कि PMAYG का जो सेकंड फेज़ है या फिर द्वितीय चरण है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, उसके अंतर्गत जो है कब से कब तक है द्वितीय चरण है? तो जान लीजिए 2019-20 से लेकर के 2021-22 तक इसका जो है दूसरा चरण चलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। और इसके तहत जो भी लाभार्थी प्राप्त होंगे उनको शौचालय, बिजली, LPG कनेक्शन और
अन्य सुविधाओं के साथ साथ 1.95 करोड़ आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक जो लाभार्थी होगा उसको शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन भी जरूर दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय फेज के अंतर्गत, जो कि 2019-20 से लेकर के 2021-22 तक चलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को इस सूची में शामिल किया गया है। दूसरा, इसे शामिल करने के बाद भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों की कुल संख्या 42 हो जाएगी। देखिए यूनेस्को से कन्फ्यूज होना है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम एक है यूनेस्को का, इसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। बताइए कौन सा सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम में शामिल किया गया है और इनको शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की संख्या कुल मिलाकर के हो जाएगी 40। ठीक है, न कि 42। और बात करें थोड़ा थोड़ा इन शहरों के बारे में, तो दोनों ही शहर जो है वह मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर और ओरछा। और ग्वालियर जो है यह विभिन्न कालों में जो है विभिन्न राजवंशों का यहाँ पर शासन रहा, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहा और सिंधिया राजवंश का यहाँ पर शासन रहा। ग्वालियर जो है वह बलुआ पत्थरों के पठार पर स्थित है, या फिर यूँ कह दें कि बलुआ पठार पर बना है शहर ग्वालियर। और इसके साथ साथ अगर यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो ग्वालियर में आपको सूर्य मंदिर, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, ग्वालियर में आपको सूर्य मंदिर और जल विलास महल, तानसेन का स्मारक और साथ ही साथ तिघरा बांध देखने को मिलेगा। ठीक है, तिघरा बांध देखने को मिलेगा। और एक अन्य महल है 15वीं सदी का बना, यह गुजरी महल भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। यह सभी ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थल है। बात करते हैं नेक्स्ट ओरछा शहर की। तो ओरछा का अर्थ होता है छिपा हुआ महल। ठीक है, छिपा हुआ या गुप्त महल होता है ओरछा का मतलब। ठीक है, और यह जो है ओरछा जो है यह 16वीं शताब्दी में बुंदेल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। बुंदेल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है ओरछा 16वीं शताब्दी में। यहाँ के प्रमुख यानी कि ओरछा के प्रमुख अगर ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर आपको राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा महल, राम को राजा के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पर, राम राजा महल, राम राजा मंदिर है, महल नहीं, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये सभी ओरछा के ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूनेस्को में जिन शहरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उन शहरों को जो है यूनेस्को द्वारा उन शहरों की ऐतिहासिक चीज़ों के में सुधार और उनके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम उपायों और संसाधनों के उपयोग की सलाह दी जाती रहती है बार बार। ठीक है, चल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। ए 100वां, बी 117वां, सी 123वां या फिर डी 131वां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इस वर्ष भारत का स्थान यानी कि HDI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 2 स्थान नीचे गिर करके 131 हो गया। HDI इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 129। ठीक है,
अब जान लीजिए थोड़ी सी और चीज़ें। HDI इंडेक्स जारी कौन करता है? तो HDI इंडेक्स जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है। अब देखिए इस वर्ष HDI इंडेक्स में एक अन्य आयाम जोड़ा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है। पहले तो किन किन आधारों पर HDI इंडेक्स को जारी किया जाता है? देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और एक अन्य आयाम है, बताइए कौन सा? जीवन स्तर। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 आधारों पर HDI इंडेक्स को जारी किया जाता था। लेकिन 2020 में ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसमें एक और आधार जोड़ा गया जिसको कहा गया PHDI, यानी कि इसका अर्थ होता है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। ग्रहीय दबाव, ग्रह वाला ग्रहीय, ठीक है, ग्रहीय दबाव समायोजित मानव सूचकांक। इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो प्रत्येक देश में क्या होगा कि प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पदचिन्ह के कारण होने वाले प्रभाव को भी प्रतिबिंबित या फिर दर्शाया जाएगा। ठीक है। अब ये होता क्या है? तो देखिए उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन। ठीक है। जीवाश्म ईंधन थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन आसानी से समझेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे बस जोर डालिए, दिल पर मत डालिएगा। ठीक है। देखिए जीवाश्म ईंधन, धातुओं और अन्य संसाधनों की मात्रा की माप की जाएगी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के आधार पर। ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु या किसी सेवा का उपयोग कर रहे हैं और उस वस्तु या उस सेवा के उपयोग के बदले कितना जीवाश्म ईंधन जलाया गया, कितनी धातु का उपयोग किया गया अथवा अन्य किस प्रकार के संसाधन का उपयोग किया गया कि आपको इस एकमात्र ईयरफोन की ज़रूरत या फिर आपके उपभोग के लिए बनाया गया यह एकमात्र ईयरफोन बन पाया, इसका माप किया जाएगा इस PHDI इंडेक्स में। ठीक है। अब समझ में आ गया? चलिए, फिलहाल इस वर्ष भारत की रैंकिंग जो है वह 131 है, लेकिन भारत के नंबरों में ज़रूर सुधार हुआ है। 2019 में भारत का जो नंबर था HDI इंडेक्स में वह था 0.645। ठीक है। और 2020 में यह रैंकिंग है। ठीक है। 2020 में ये स्थान, इतना नंबर भारत को मिला और 2019 में कितना था? तो 2019 में था 0.642। तो 642 से भारत का सुधर करके नंबर जो है वह बढ़ गया, लेकिन रैंकिंग भारत की 2 अंक और नीचे गिर गई और 131 हो गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है? पहला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। दूसरे कथन में गलती क्या हुई? सबसे पहले जानिए संचित निधि या फिर कंसोलिडेट फंड किस आर्टिकल में दिया है। तो यह दिया है आर्टिकल नंबर 266(1) में। यहाँ पर राज्य की भी संचित निधि की बात की गई है और केंद्र की भी संचित निधि या भारत सरकार के संचित निधि के बारे में भी बात की गई है। ठीक है। इस संचित निधि पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारित होता है। भारित होने का अर्थ यह होता है, भारत की संचित निधि पर कोई भी चीज़ यदि भारित है तो उसका अर्थ यह होता है कि उस पर या फिर उस विषय पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मत विभाजन या मतदान नहीं किया जा सकता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि संसद में भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों पर मतदान नहीं होता, लेकिन सदन इस पर चर्चा जरूर कर सकता है। ठीक है। तो फिलहाल इस संचित निधि पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि चीज़ें भारित होती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ साथ
जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक व्यय हैं वह भी इस भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। बात करते हैं अब हम लोग हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालयों की। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, हाई कोर्ट के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, हाई कोर्ट के प्रशासनिक व्यय, यह सभी जो है राज्य सरकार के संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि भारत सरकार के। हालांकि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके पेंशन और भत्ते जो है वह भारित होते हैं भारत सरकार की संचित निधि पर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन जो है भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि इनके वेतन आदि चीज़ें जो है राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी? ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। ठीक है, देखिए लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेकर के 1880 तक का, और इसी समय वर्ष 1876 में ही ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी या फिर कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। एक अधिनियम लाया गया था बाकायदा इसके लिए, जिसको कहा गया था शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है, इसी के तहत ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद या फिर भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। तब भारत में लॉर्ड लिटन वायसराय था, जिसका कार्यकाल वर्ष 1876 से 1880 तक का था। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ वर्ष है। ए पिट्स इंडिया एक्ट 1773, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर डी चार्टर अधिनियम 1813। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 का था, न कि 1773 का। सारी चीज़ें आसान है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? ए मिकिर पहाड़ियाँ, बी छोटा नागपुर पहाड़ियाँ, सी मालदा गैप या फिर डी मीजो पहाड़ियाँ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मालदा गैप के द्वारा जो है मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार या इसका एक अन्य उपनाम है शिलांग पठार, यह अलग हो जाता है। किसके माध्यम से? मालदा गैप के माध्यम से। हालांकि बाद में इस मालदा गैप को जो है गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा जो है भर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल यह भर गया है मालदा गैप, जो कि एक निम्न भ्रंशन का उदाहरण है यह मालदा गैप, जिसके कारण जो है मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय या शिलांग का पठार अलग हो गया, जबकि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, विस्तार है मेघालय पठार या फिर शिलांग का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कथन ए की। यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। कारण आर बताया जा रहा है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी
ए सही किंतु आर गलत है, डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या। देखिए, एनटीसीए को जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था और इसको भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो जब अधिनियम के तहत कोई भी संस्था गठित की जाती है संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत, तो उसको सांविधिक निकाय कहा जाता है और जब किसी संस्था के बारे में जिक्र हमारे संविधान में किया जाता है उसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है, और जब इन दोनों जगहों पर किसी संस्था का नाम नहीं होता है तो वह न तो संवैधानिक होता है और ना ही सांविधिक होता है। बस इतना सा अंतर होता है। फिलहाल जो एनटीसीए है यह एक सांविधिक निकाय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत और इस एनटीसीए का गठन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गैर कैंसरकारी पदार्थ है। दूसरा, यह कुछ विशेष बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक समूह है। तीसरा, यह खेत फसल कटाई के समय और भंडारण के दौरान फसलों को दूषित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 3, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या फिर डी केवल 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल तीसरा कथन गलत है, बाकी दोनों कथन गलत है। ठीक है, केवल और केवल तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन जो है वे सही हैं। देखिए, एफ्लाटॉक्सिन जो है एक प्राकृतिक कैंसरकारी पदार्थ है। ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से कैंसरकारी पदार्थ है यह एफ्लाटॉक्सिन, जो कि कुछ कवकों द्वारा उत्पादित, किसके द्वारा, बैक्टीरिया नहीं, कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक समूह है। ठीक है, इसके द्वारा जो है यह कवक जो है वह प्रायः आपको मक्का, अब खाना मत छोड़ दीजिएगा, मक्का, मूंगफली, कपास आदि के बीजों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के कवक जिनके माध्यम से अल्फा टॉक्सिन नामक एक प्राकृतिक कैंसरकारी तत्व उत्पादित होता है। ठीक है, ये फसलों को उनकी कटाई के समय और उनके भंडारण के दौरान भी दूषित कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है, एक सेकंड, थोड़ा सा उस कवक का नाम जान लीजिए जिस कवक के माध्यम से इस एफ्लाटॉक्सिन का उत्सर्जन होता है। उसका नाम है एस्परजिलस। यह एक परजीवी है, एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, यह एक परजीवी है। ठीक है, और दुनिया भर में यह उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में भारी मात्रा में पाया जाता है। उष्ण और आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार यह परजीवी मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में भूरापन या ब्राउनिंग रोग होता है। ए जस्ता, बी सोडियम, सी बोरान या फिर डी मैग्नीशियम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में जो है भूरापन या फिर ब्राउनिंग रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए, पौधों में कड़ फॉर्मेशन के बाद ही बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक, कड़ फॉर्मेशन क्या होती है, जरा आप लोग के लिए यह आज का होमवर्क है, करके बताइए, गूगल कर लिया करिए यार। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्दावली किसने दी थी। GNP, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, बी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, सी जिग्मे सिंघये वांगचुक या फिर डी अमर्त्य सेन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिग्मे सिंघये वांगचुक के द्वारा जो है पहली बार GNP यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द को दिया गया था वर्ष 1972 में। और ये जो जिग्मे सिंघये वांगचुक है यह भूटान के चौथे राजा थे यह जिग्मे सिंघये वांगचुक। होता क्या है इस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में, तो देखिए यह जो है सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है,
देखिए, जीएनपी के अंतर्गत जो है गैर आर्थिक पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाता है आर्थिक पहलुओं के साथ साथ। इसके अंतर्गत जो है कुल 9 क्षेत्र शामिल हैं जीएनपी की काउंटिंग के लिए, ठीक है। कुल 9 क्षेत्र शामिल हैं, सभी को मैं बारी बारी से लिखता हूँ और आप ध्यान देते रहिएगा। पहला है मनोवैज्ञानिक कल्याण, यानी कि फिजिकियोलॉजी वेल बीइंग, तो शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, मनोवैज्ञानिक कल्याण। दूसरा है शिक्षा, या फिर आप स्वास्थ्य कह लीजिए। तीसरा है स्वास्थ्य, ठीक है, या फिर मत कहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, समय का उपयोग, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, समय का उपयोग। उसके बाद 5वां सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता। उसके बाद 6वें नंबर पर आ गए हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, सुशासन, गुड गवर्नेंस। फिर 7वें नंबर पर क्या है, तो 7वें नंबर पर है सामुदायिक जीवन शक्ति या फिर कम्युनिटी विटैलिटी, सामुदायिक जीवन शक्ति में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जीवन शक्ति, सामुदायिक सी कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पर आ गए हम लोग। 8वें नंबर पर क्या है, तो पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। और सबसे अंत में है 9वें नंबर पर है जीवन स्तर, ठीक है। यह सभी जो है वह जीएनपी के मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए, जीएनपी सूचकांक में जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सामाजिक आर्थिक चिंताओं के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ जो है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, ये सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के भी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। गैर आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। किसने दिया था सबसे पहले, तो जापान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने इसको दिया था। फिलहाल जो है हमारा लेक्चर जो है वह काफ़ी लंबा हो गया है, या फिर अपने टाइम को हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ए 24 अप्रैल, बी 14 जुलाई, सी 31 अक्टूबर, या फिर डी 25 दिसंबर। तो भैया मेरे, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, ठीक है। वर्ष 2014 से भारत में सुशासन दिवस की शुरुआत हुई थी, और सुशासन दिवस के दिन जो है सरकार ने सुशासन दिवस को जो है सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। ऐसा नहीं छुट्टी मार लेंगे, सुशासन दिवस को भारत सरकार दिवस के कार्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है सरकारों के लिए। थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं। तो इनको भारत रत्न दिया गया था वर्ष 2015 में, और यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक बार वर्ष 1996 में बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए। दूसरी बार यह प्रधानमंत्री बने थे मार्च 1998 से लेकर के अप्रैल, ये लिख दूँ, अप्रैल 1999 तक, यानी कि 13 महीनों तक। और उसके बाद जो है यह प्रधानमंत्री बने थे 1999 से लेकर के 2004 तक, पूरे 5 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको थोड़ी देर बाद जरूर मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।